रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। सक्षम रिसोर्स सेंटर रोडू शिमला में सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप नेत्रहीन हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं? तो ये संदेश आपके लिए है। सक्षम रिसोर्स सेंटर लेकर आया है एक खास मौका। यहाँ 20 नेत्रहीन छात्रों के लिए निशुल्क रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो ये केंद्र आपकी मदद के लिए तैयार है। यहाँ मिलेंगी आपको ये सुविधाएं: कंप्यूटर प्रशिक्षण, ब्रेल शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष ट्रेनिंग। साथ ही पास के स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले में भी सहायता की जाएगी। तो अब देर किस बात की? आज ही आवेदन करें और अपने भविष्य को नई दिशा दें। दाखिले का फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विशाल, कार्यक्रम समन्वयक। ईमेल करें vishal@saksham.org या फोन करें 70544220004। Join the Purple Movement in Goa. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Goa, in association with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and United Nations India, proudly present International Purple Fest, Goa 2025, 9th October to 12th October. Registrations are officially open. Whether you are a person with disability, an NGO, an organization, or simply someone who believes in an inclusive world, this fest is for you. Let's come together to celebrate diversity, inclusion, and empowerment. Register now on the International Purple Fest app. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजीव रतूड़ी साहब की एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें एक्सेसिबिलिटी को बाइंडिंग इन नेचर बनाने की बात की गई। यह सेक्टर की एक लंबे अरसे से डिमांड थी और हमने एक्सेसिबिलिटी पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने ड्राफ्ट तैयार किए हैं डिसेबिलिटी सेक्टर की मदद से, उसमें ट्रांसपोर्टेशन पर क्या नया आ रहा है और आईसीटी में क्या नया आ रहा है, उस पर हमने आपको बताया। आज हम बात करेंगे बिल्ट इन्वायरमेंट की। ये शो बेहद खास है, आप सभी को इसको सुनना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। आज हम बताएंगे कि बिल्ट इन्वायरमेंट में क्या खास होने वाला है। क्या अब सारी बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हो जाएंगी? जो पुरानी बिल्डिंग्स है, क्या सभी की रेट्रोफिटिंग होगी? किस तरह की सजाएं मिलेंगी जो लोग कंप्लायंस नहीं करेंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस सब पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जो किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेशनली एडवोकेट हैं, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन इसी के ऊपर बनी है और वो पहले भी इस सेक्टर में बिल्ट इन्वायरमेंट की एक्सेसिबिलिटी में बहुत काम कर चुके हैं। आज हमारे साथ सुभाष वशिष्ठ सर हैं जो एडवोकेट हैं और डायरेक्टर एंड को फाउंडर के फाउंडेशन यानी सेंटर ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट इन्वायरमेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पर। थैंक यू दानिश। तो सर, ये बताएं कि जो अभी का ड्राफ्ट आया है, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं कि पहले भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन की गाइडलाइंस हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड है, तो क्या उसी को ही रेप्लिकेट किया जा रहा है ड्राफ्ट में या कुछ नया होने वाला है? क्या है ड्राफ्ट में? गुड क्वेश्चन। आई थिंक बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था कि पहले क्या था क्या नहीं था जो अब इसमें डाला गया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, रेडियो उड़ान को, जो आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर ये सीरीज शुरू करी है और सभी ड्राफ्ट को आपने सिलसिलेवार आप डिस्कस कर रहे हैं और इससे लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी और लोगों का, मुझे लगता है, इसमें पार्टिसिपेशन भी इससे और अच्छा होगा। सो क्रेडिट्स टू यू। अब मैं आता हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर। सो बेसिकली आप देखेंगे हमारा जो कानून है RPWD एक्ट, ये कानून का जो मैंडेट है वो उसमें आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, लेकिन जो हमारे रूल्स हैं जिनके अंतर्गत ये स्टैंडर्ड्स ले डाउन हुए हैं, वो रूल्स में धीरे धीरे उसका जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, जिस तरह की भाषा उन रूल्स के डॉक्यूमेंट्स में की गई थी,
और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन की जैसे बात की जा रही थी, उससे कोर्ट खुश नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये जो है आप इसको प्रोग्रेसिवली नहीं, आप ये मैंडेटरी नेचर है, ये गाइडलाइंस के रूप में नहीं चल सकता, ये एडवाइजरीज के रूप में नहीं चल सकता कि आप जितना आपको ठीक लगता है उतना कर लीजिए, बाकी देखा जाएगा टाइप। तो कोर्ट ने कहा कि आपको नॉन नेगोशिएबल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, इसमें से कल आउट करने पड़ेंगे जो आपने अभी स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक वैक्यूम है, क्योंकि 2016 में जब कानून आया और 2017 में जब रूल्स आ गए, इम्प्लीमेंट का जो फोर्स डेट था वो 2017 था, उसके बाद वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट जिसको हम हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन 2016 के रूप में जानते हैं। और उससे पहले भी 1998 से हमारे पास बिल्ट एनवायरनमेंट की गाइडलाइन है, CBWD की पहली गाइडलाइन थी, पुराने एक्ट के बाद जो आई थी। 1995 में पुराना एक्ट आया तो 98 में CBWD की गाइडलाइन आई थी, और वो गाइडलाइन भी काफ़ी डिटेल थी अबाउट द बिल्ट एनवायरनमेंट। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने 2016 में जब ये आया हमारा हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन, तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट था, लेकिन जिस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया गया या वो थोड़ा सा कोर्ट को पसंद नहीं आया, और वो सेक्टर भी महसूस कर रहा था कि स्टैंडर्ड होने के बावजूद, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो कोई मैकेनिज्म्स नहीं बने थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कि कहीं स्पोरेडिकली काम चल रहा था, कहीं पर हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस जजमेंट में इसकी जरूरत पड़ी। और आप तो बैकग्राउंड जानते हैं जजमेंट का, हमारे सभी लिसनर्स भी जानते हैं। बिल्कुल। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम है असल में रिपोर्ट ऑन नॉन नेगोशिएबल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स ऑन बिल्ट एनवायरनमेंट, तो ये इसका नाम है। तो कोर्ट की जो मंशा ये थी कि ये आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और कोर्ट ने देखा था कि और अनेक डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पर बिल्ट एनवायरनमेंट की बात की गई है, सब में अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, कहीं पर चौड़ाई कुछ और बताई जा रही है, कहीं पर हाइट कुछ और बताई जा रही है, टॉयलेट की डायमेंशंस कहीं और बताई जा रही हैं। कहना था कि नहीं, इसको मैंडेटरी करिए और ये इसको खुला मत छोड़िए, एक बेसलाइन होनी चाहिए। तो उसके लिहाज से ये जरूरी हो गया था, और ये ग्रुप बना। उसमें भारत सरकार ने, आप जानते हैं भारत सरकार हमारे DPWD और नालसार CDS दोनों के कोऑर्डिनेशन में ये ग्रुप बना है। देश भर से वॉलंटियर्स ने इसमें अपना टाइम दिया है। हम दो इसके ग्रुप के फैसिलिटेटर हैं, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल हैं मेरे साथी, और मैं हूं। और इसके साथ साथ और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इसमें समय, इसके नोडल ऑफिसर हमारे श्री प्रवीण प्रकाश अंबस्था जी हैं जो डिप्टी CCPD हैं, वो नोडल ऑफिसर हैं DPWD की तरफ से। और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की तरफ से प्रोफेसर अमिता धांडा जो है वो मेंबर हैं। और इसके अलावा इसमें बाकी मिनिस्ट्रीज का भी रिप्रेजेंटेशन है जो इससे संबंधित हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, सिविल एविएशन है, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इसके बाद प्रोफेशनल्स भी लिए गए थे इसमें, जैसे प्रोफेसर तारुष चंद्रा फ्रॉम MNIT। उसके बाद हमारा जो COA है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वहाँ से आर्किटेक्ट प्रोफेसर जयश्री देश पांडे। IIT रुड़की से हमारे प्रोफेसर गौरव रहेजा साहब भी इस ग्रुप में हैं। और एक और मेंबर है अमित रामाचारी, जो इस ग्रुप में जो फॉर्म किया गया था वो भी इसमें मेंबर थे। बिल्कुल। सो हमारा जो है फैसिलिटेटर, वी वर वर्किंग ऑन दिस, और दिस हैज नाउ कम आउट। ये एक आया है, एक डॉक्यूमेंट बाहर निकल के। कोशिश किया गया है इसमें कि हम स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से रखें कि जिसमें बहुत क्लियर हो कि क्या मैंडेटरी है और क्या चीज़ ऑप्शनल है या रिकमेंडेटरी है। उस तरह की हमने इसमें कोशिश की है। हाँ, इस पे मैं आता हूँ, इस डॉक्यूमेंट पे। पहले एक लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए दो चीजें मुझे बताइए। एक मैं लिसनर्स को बता दूं जिनको बिल्ट इन्वायरमेंट, जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्ट इन्वायरमेंट का मतलब है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, बिल्डिंग्स की एक्सेसिबिलिटी हो गई, ऑफिसेस की एक्सेसिबिलिटी हो गई। सर मुझे ये बताएं, इस ड्राफ्ट पर हम तफसील से बात करेंगे। पहले ये बताएं कि जैसे आपने खुद कहा कि पहले डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे, तो इस ड्राफ्ट से आने से पहले एक बैकग्राउंड देते हैं लिसनर्स को कि इस ड्राफ्ट से पहले किस तरह के स्टैंडर्ड्स थे। हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन की आपने बात की 2016 की, तो उसके अलावा भी कोई और स्टैंडर्ड्स थे जिसमें कंफ्यूजन हो रही थी? ओके, देखिए कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। हमारा जब ये कानून आया तो उसके साथ 2016 में हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन बनी। वो हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन काफ़ी डिटेल हैं और बहुत अच्छी लिखी हुई हैं।
लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था या जो बाद में जो गाइडलाइन बनी है, एक और हार्मोनाइज 2021 में जब इसको रिवाइज किया गया, तो पूरी तरह से उसकी शक्ल भी बदल गई। हालांकि काफी रिच डॉक्यूमेंट था, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज थी बहुत जगह वो मैंडेटरी नेचर नहीं दिख रही थी। सो वो गाइडलाइन जैसा दिख रही थी, ना कि एक प्रॉपर ऐसा कोड जिसको हम मैंडेट दिया जाए कि हाँ जी ये आपको करना ही है, यू हैव टू डू इट। तो उस तरह की लैंग्वेज नहीं थी। तो भाषा की वजह से अक्सर डिपार्टमेंट उसको समझते थे कि इसको हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक ही गाइडलाइन है इससे पहले बिल्ट इन्वायरमेंट में, हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस रिवाइज्ड वर्जन 2021, करेक्ट? 2000, यस, उसी को हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में फॉलो करते थे। हाँ, नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताता हूँ। जब 2016 में हमारा ये आया हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन, तो इसमें हमने देखा कि जो देश भर में जो फॉलो होता है वो होता है नेशनल बिल्डिंग कोड। तो उसमें हमने जब पिछला रिवीजन हुआ था 2016-17 का, तो उसमें आई वाज फॉर्चुनेटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज मेंबर ऑफ दैट कमिटी ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड। तो उसमें हमने उसको हार्मोनाइज किया इस अपनी 2016 की गाइडलाइन के साथ, प्लस उसमें हमने और ISO 21542 के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स और भी कई देशों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे वहाँ से वो प्रैक्टिसेस लेकर हमने NBC का रिवीजन निकाला, जो हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन 2016 के बाद आया। और वो कहीं रिच था, उससे काफ़ी बढ़िया था। उसमें बहुत क्लैरिटी भी थी कि जो चीज़ ज़रूरी है वो शेल में लिखी गई है, जो चीज़ कर की जानी चाहिए वो शुड में लिखी गई है, और जो चीज़ ऑप्शनल है वो मे में लिखी गई है। तो शेल, शुड, मे, इस तरह की भाषा बहुत क्लैरिटी के साथ नेशनल बिल्डिंग कोड में थी और है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये रिवीजन जो हुआ गाइडलाइन का, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में जो है वो थोड़ा सा उस तरह का मैंडेट नहीं रहा, और वो नोटिफाई भी हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का चल रहा था उसकी वजह से ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो मुझे लगता है कि हमारी गाइडलाइन तो लगभग कंटेंट यूनिफॉर्म है, कंटेंट यूनिवर्सल है। वो आप 1998 भी से भी देखेंगे और अभी तक थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होगा। जो आधारभूत चीज़ें हैं कि दरवाजे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, या टॉयलेट का में रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी हाइट पे हैंडरेल होगी, बेसिक चीज़ें, ब्रेल लगाने की हाइट क्या होगी, ये सब चीज़ें लगभग यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल है, और उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। केवल उसकी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और उसी से हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो भी थोड़ा डगमगाया। तो उसी को ठीक करने का प्रयास है इसके माध्यम से। शब्दावली बदलाव हुई है। शब्दावली अभी नॉन नेगोशिएबल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बिल्डिंग एंड बिल्ट एनवायरनमेंट इसको कहा जा रहा है। पहले गाइडलाइंस थी, तो गाइडलाइंस तो वैसे भी दिशा निर्देश जैसे होते हैं, जिसको अक्सर सभी सोचते हैं कि ये तो गाइडलाइन है, इसका कोई बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है, लीगल फोर्स नहीं है। तो नॉमेनक्लेचर से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इस बार ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। और इसके बाद ये बताएं कि अब जब ये आ जाएंगी उसके बाद यही रूल्स फॉलो होंगे, या फिर भी हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन और नेशनल बिल्डिंग कोड भी एग्जिस्ट करेगा साथ साथ? देखिए, वो डिटेल्स, वो गाइडलाइन तो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि वही बेस है। वो बेस है। इसमें केवल ये लिखा गया है कि कौन कौन से एरियाज जो हैं आपको मैंडेटरी करने हैं, और कौन कौन से एरियाज, हमने ये देखा था कि कुछ एरियाज कुछ चीज़ों में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, सड़क पे क्या स्टैंडर्ड होंगे, कितनी चौड़ाई होगी, तो उसके लिए हमने इस बार एडिशनल इंडियन रोड कांग्रेस को रेफर किया है, इंडियन रोड कांग्रेस को, IRC को। और सिमिलरली हमने NBC को इस बार, NBC जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है 4963, वो NBC में एज इट इज रखी गई है, तो मैं उसको IS 4963 ही कहता हूँ। तो IS 4963 को हम चाह रहे हैं कि एक इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS के द्वारा इशूड है वो एक इस एक्ट के अंतर्गत जो है बने। जैसे आप ICT में देखेंगे तो एक इंडियन स्टैंडर्ड है 17802, करेक्ट, वो भी BIS के द्वारा इशूड है। इसी प्रकार से बिल्ट एनवायरनमेंट में किसी गाइडलाइन की बजाय हम NBC को ही रेफर करें, और उसके और जो उसका संवर्धित संस्करण है वो है हमारा IS 4963, जिसको हम इस रूप में इसमें हम मैंडेटरी स्टैंडर्ड के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ड्राफ्ट की हाइलाइट्स क्या है अब? ओके, देखिए, ये जो करंट ड्राफ्ट है इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत डिटेल स्टैंडर्ड तो आपको NBC में मिलेगा, और जो जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ से मिलेगा। हमने इस वाले जो हमारा स्टैंडर्ड बन रहा है, या जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड बन रहा है, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से ली जानी है उसका पूरा दिशा निर्देश है।
फॉर इंस्टेंस यदि मैं कहता हूँ कि मेरे फुटपाथ की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो उसके आगे इंगित है कि ये आईआरसी कोड से लिया गया है, इंडियन रोड कांग्रेस की एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से लिया गया है। यदि हम कह रहे हैं कि हाँ जी आपको ये टॉयलेट किस तरह का बनाना है, तो उसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस भी दिया गया है, कौन सा रेफरेंस है उसका नंबर भी दिया गया है, ताकि कोई तो इशू ना हो। क्योंकि यदि हम पूरा कोड लिखने बैठते हैं तो वो बहुत बड़ा कोड हो जाता है। आप देखेंगे मात्र 18 पेज का डॉक्यूमेंट है, 18 पेज में भी कुछ तो लीगल लैंग्वेज होती है, वो उसके 2-3 पेज निकल जाते हैं, कुछ कमेटी के फॉर्मेशन के बारे में निकल जाते हैं, कुछ प्रीफेस में चले जाते हैं। तो इफेक्टिव आप देखेंगे क्योंकि 15 पेज हैं जिसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या चीज के लिए क्या चीज कौन सा स्टैंडर्ड लागू होगा और वो मैंडेटरी होगा। तो ये बहुत ब्रीफ सा डॉक्यूमेंट है। बहुत डिटेल स्टैंडर्ड तो वापस एनबीसी पे ही हमें रेफर करना होगा, या IS 4963 को ही रेफर करना होगा बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए। राइट। अब मुझे बताइए हमारे लिसनर्स के लिए जो लेमैन है, ये नोटिफाई होने के बाद क्या बदलेगा? ओके, सो देखिए, पहले तो अभी इसका जो स्टेज है वो बड़ा अलग है, क्योंकि स्टेज अभी सेक्टर ने इसको एक प्रपोज किया है नालसार और सभी के साथ मिलकर। अब ये सभी मिनिस्ट्रीज के पास कमेंट्स के लिए गया हुआ है। मिनिस्ट्रीज अपने अपने कमेंट के बाद इसका एक क्या रूप सामने आता है वो हम सबके सामने होगा। बट हाँ, हम ये समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं है, राइट। इसमें ऐसा कुछ नया चीज नहीं ऐड की गई है, इसमें वही है जो है स्टैंडर्ड्स में, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में ही है। लेकिन इसमें लिखा गया है कि ये अब मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी होने का मतलब है कि अब जो हमारे एक्ट के अंदर, RPWD एक्ट में जो प्रावधान है कि भाई एक बिल्डिंग यदि इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेगी तो क्या क्या किया जा सकता है, वो इसके माध्यम से आसान हो जाएगा। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि इसके कौन से प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं होंगे तो हम बिल्डिंग लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं। सो बहुत क्लियर है, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड का मतलब है वो स्टैंडर्ड जो ये नोटिफिकेशन के साथ उसमें इफेक्ट में आएंगे, और जिसका नॉन कंप्लायंस यदि होगा तो दे विल बी लायबल टू बी पेनलाइज, तो पेनल्टी होगी। और उसके क्या क्या पेनल्टी हो सकती है, परमिशंस नहीं ग्रांट की जाएगी किसी बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को बनाने की। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया जाएगा, ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग नहीं करने दी जाएगी, और इसके अलावा फाइन्स लगाए जाएंगे। और फाइन्स हमारे एक्ट के अंदर निर्धारित हैं, आप जानते हैं वो अभी सभी कोर्ट्स लगा भी रही हैं, और जो जो पावर हैं जिसकी उसके हिसाब से। सो आई डोंट नीड टू रिपीट दैट, बट लेकिन वो ही अब जो है फाइन्स अभी तक नहीं लग रहे थे किसी बिल्डिंग के इनएक्सेसिबिलिटी पर, लेकिन अब इसके बाद जब ये लागू हो जाएगा तो फाइन्स लगने शुरू हो जाएंगे। राइट। आपने जब हम बात कर रहे थे एक बात कही कि इन ड्राफ्ट में हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कौन से मैंडेटरी होने चाहिए और कौन से रिकमेंडेटरी। तो ये लोग समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड की जो बात हो रही है ये तो हो ही मैंडेटरी बनाने के लिए रही है, तो फिर इसमें भी रिकमेंडेटरी क्या आएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, हमारे जो बिल्ट एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं या कोई भी और भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें हम जब लिखते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं कि इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए रैंप है, यदि रैंप नहीं है तो नेचुरली एक्सेसिबल होएगा ही नहीं। लेकिन रैंप के साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रैंप के ऊपर ब्रेल दिया जाना, राइट, या ब्रेल के साइनेज का किसी एक स्टैंडर्ड हाइट पे होना, या एक मैप दिया जाना, या कोई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इंटरनल नेविगेशन को एक्सेसिबल बनाना। तो इसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग लेवल की हैं। कुछ चीज़ें मैंडेटरी होंगी, और हो सकता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी मुझे एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मान लीजिए एक बिल्डिंग में लगा के एक्सेसिबल करना है ताकि मेरी इंटरनल एक्सेसिबिलिटी हो सके, मैं एक बिल्डिंग में जाके वो रूम ढूंढ सकूं जिस रूम पे मुझे जाना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो शायद अभी इस वक्त मैंडेटरी नहीं होगा, वो शायद शुड में आएगा। जो ग्रेजुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और हमारी व्यवस्थाएं और बढ़िया होंगी तो उसको फिर बाद में मैंडेटरी में लाया जा सकता है रिवीजन के माध्यम से। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आवश्यक है, इमीडिएटली आवश्यक है, उसके बिना एक्सेसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, उसको हमने मैंडेटरी में रखा है। आई होप दिस क्लैरिफाइज। बिल्कुल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, और ये ट्रांसपोर्टेशन वाली डिस्कशन में भी चीज आई कि जैसे आपने खुद कहा कि इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इन स्टैंडर्ड्स को बनाने में भी और बाद में इंप्लीमेंट करवाने में भी। क्योंकि कई डिस्कशंस में बार बार ये आ रहा है कि जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो तब एक दूसरे के ऊपर हाथ खींचते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन में और स्टैंडर्ड बनाने दोनों में।
ओके, देखिए दो एंगल हैं इसको देखने के। मुझे लगता है हमारे भारत सरकार का जो कानून है आरबीडब्ल्यू एक्ट, इस कानून में बहुत क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी। सेक्शन 40 में आप देखेंगे तो केवल केंद्र सरकार को एक अथॉरिटी दी गई है कि इन विषयों पर कानून, एक्सेसिबिलिटी पर कानून जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बना सकते हैं, रूल ले डाउन करेंगे जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स होंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसी भी स्टेट को या अर्बन लोकल बॉडी को या किसी अथॉरिटी को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई पावर नहीं है कि इन स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करे। इसका फॉर्मुलेशन, इसको लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है, उनकी अथॉरिटी है। चीफ कमिश्नर की कंसल्टेशन में स्टैंडर्ड निकले हैं और अभी जो भी होंगे वो उनके कंसल्टेशन के साथ केंद्र सरकार पास कर रही है। ये स्टैंडर्ड पूरे देश में, कोई भी राज्य है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है, कानून का जो फोर्स है वो पूरे देश में लागू होगा। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी हमारे लॉ में है, तो वहाँ चिंता की जरूरत नहीं है। मेहनत जो है वो एक बार एक सही स्टैंडर्ड बन जाए, वो एक पहले स्टेज की मेहनत है। मुझे लगता है वहाँ हम लोग अभी तक कामयाब हैं, और पहले भी कामयाब थे। तो बीच में थोड़ा सा गैप आया था इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन वो शायद इस प्रोसेस के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड बन गया, स्टैंडर्ड हो जाएगा तैयार। अब आपने कहा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, आई कंप्लीटली एग्री कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टैंडर्ड हमें पता है क्या फॉलो करना है, बेसिक स्टैंडर्ड क्या है वो हमारे पास क्लियर है। अब है इसको फॉलो कराना, इम्प्लीमेंट करना। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको चैलेंज को मुझे लगता है हम इसी स्टैंडर्ड के अंदर ही जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि राजीव रतूरी जजमेंट का एक और ये मुख्य पहलू ये है कि सरकार न केवल मैंडेटरी स्टैंडर्ड बनाएगी, बट उसके क्रियान्वयन के लिए एक मैकेनिज्म भी बनाएगी, ताकि जो पेनल्टीज हैं या जो भी विदहोल्डिंग ऑफ लाइसेंसेज है या विदहोल्डिंग ऑफ सर्टिफिकेशन है, इसको भी किया जा सके और फाइन भी किया जा सके, ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो वो जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क केंद्र सरकार के लेवल पे नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रियल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पर है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के लेवल पर है, डेवलपमेंटल अथॉरिटीज के लेवल पर है। तो वहां पर इसको क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है इस लॉ के अनुसार यदि इसका स्ट्रॉन्ग पुश होगा और कुछ और लिटिगेशन होगा, तो ये बहुत इजीली एक सिस्टम बन जाएगा। और अभी शुरुआत है, हम सही दिशा में हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन से बहुत अवेयरनेस आई है और आ गई है। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से बदलाव पूरे देश में हो रहा है। सीओए अभी तक इससे अलूफ था, सीओए बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। जो लोग सीओए मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो रहा है। कॉलेजेस के अंदर नए जो आर्किटेक्ट बन रहे हैं उनको इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। फैकल्टीज़ का ट्रेनिंग हो रहा है। मैं अनेक ऐसी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मैंने शिरकत की है, फैकल्टीज़ को ट्रेन किया है। एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड की ट्रेनिंग कैप्सूल कोर्सेज के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग और स्टैंडर्डाइजेशन जो है एक ट्रेनिंग आर्म है एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, वहाँ होती है। उसमें कोई भी आ सकता है, ट्रेन हो सकता है। मैं देखता हूँ उसका एक अच्छा अपटेक है, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए वहाँ आते हैं। इसके अलावा जो CPWD एकेडमी है, वहाँ भी जितने CPWD के ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन सब की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी ट्रेनिंग मैं जाके वहाँ कराता हूँ। अभी तो जनवरी में, मार्च के दौरान हमने एक एक्सेस ऑडिटर्स ट्रेन भी किए, जो आर्किटेक्ट्स ही थे CPWD के, उनको भी ट्रेन किया ताकि वो एक्सेस ऑडिटर्स अपनी बिल्डिंग्स का कम से कम ऑडिट कर सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एक काफ़ी बड़े लेवल पे, कम से कम केंद्र सरकार के लेवल पे बड़ा अच्छा काम शुरू हो चुका है। अब जो चैलेंज है मेजर, वो है इसको स्टेट्स तक ले जाना। कुछ स्टेट्स हैं जो बड़ा अच्छा इनिशिएट इन्होंने किया है, जैसे तमिलनाडु में एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ उन्होंने मैसिवली सभी राज्यों में उन्होंने एक्सेसिबिलिटी ऑडिट को प्रमोट किया, और अभी अनेक राज्यों में ये काम शुरू हो रहा है। लेकिन इसको और ले जाने की ज़रूरत है आगे, कम से कम उन राज्यों में जिन्होंने अभी तक इसको सीरियसली नहीं लिया है। स्पेशली हमारे दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, वहाँ बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ है। आप पंजाब देख लीजिए, अभी हरियाणा देख लीजिए, या ऊपर हमारे और हिमालयन जो स्टेट्स हैं वहाँ देख लीजिए। तो इनमें अभी काफ़ी सारा काम बाकी है। बिल्कुल, थैंक गॉड किसी ने तो पंजाब का नाम लिया। पंजाब तो चर्चा में ही नहीं आता कभी भी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। सुभाष सर, ये बताएं कि मैंने जब बहुत सारे एक्टिविस्ट से बात की और पुराने शोज भी किए जो ड्राफ्ट पे, उन्होंने कहा एक मेजर चीज की हम डिमांड कर रहे हैं, इस पे हमारा फोकस है, इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब कोई मॉनिटरिंग कमेटी होगी, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा। क्या इस तरह का कुछ प्रपोज कर रहे हैं आप कि ठीक है स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे,
सबने मान भी लिया, करने को भी इच्छुक है, लेकिन मल्टीपल इशू है। जैसे अवेयरनेस का एक बड़ा इशू है, ट्रेनर हमारे पास बहुत कम है इस फील्ड में, क्योंकि ये अभी अभी बहुत वोकल और वाइब्रेंट हुआ है टॉपिक। तो मॉनिटरिंग वाली जो पॉलिसी या मॉनिटरिंग के लिए जो लोगों का एक कंसर्न है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मॉनिटरिंग की ही अभी तक कमी थी, जिसकी वजह से 1998 में पहली बार जो बने स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस, और आज हम 2025 में बैठे हैं। एक लंबा अरसा होता है ये। इतने में तो यदि पॉलिटिकल विल हो और यदि हम मैकेनिज्म्स क्रिएट कर सकें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एज ए नेशन हम चांद पर घूम आए, हम मंगल पर घूम आए, और हमारी टेक्नोलॉजी कितना आगे है, पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं हम। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये इतना छोटी बात है कि हम इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए क्या पॉलिटिकल विल है सभी जगह। केंद्र सरकार के लेवल पे है, दिख रहा है, क्योंकि अब भारत एक रूल्स भी बन चुके हैं। भारत जो है एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब स्टेट्स में अलग अलग सरकारें हो सकती हैं या होती हैं। हर एक का अपना फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल लेवल अलग होता है। प्रायोरिटीज उनकी कभी कभी अलग हो जाती हैं। उसकी वजह से बहुत बार एक्सेसिबिलिटी को वो जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी नहीं मिल पाती है, और ये एक दुर्भाग्य है। अभी तक यही रहा है दुर्भाग्य। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट्स इस चीज़ को ले रही हैं या केंद्र सरकार इस चीज़ को एक्टिवली ले रही है, और देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने जब एक ऐसा डिसीजन दिया है जहां पर एक्सेसिबिलिटी को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के समकक्ष माना है या उसका एक हिस्सा माना है, तो ऐसे में अब और चारा है नहीं। और हमें भी लगता है कि भारत देश एज अ नेशन ऑल्सो, हम यदि विकसित देशों की कतार में, अब हम कह रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, चौथी हम ऑलरेडी हैं और तीसरी की ओर अग्रसर हैं, तो ऐसे में आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपका जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है उसके समावेश के लिए या उसकी भागीदारी के लिए हम इन्वायरमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर नहीं करते। तो एक्सेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट वहाँ है, तो वो अब इस मामले में सब लोग सीरियस हो गए हैं जैसा मुझे लग रहा है। नहीं, बट कोई मैंडेटरी मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, कुछ ड्राफ्ट में ऐसा प्रपोज्ड है? देखिए, ड्राफ्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स के बारे में है। दोनों में फर्क है। जो आप मॉनिटरिंग कमेटी जो बता रहे हैं वो एक रिक्वायरमेंट है अंडर द एक्ट। वो केंद्र सरकार का एक प्रेरोगेटिव है, वो इस एक्ट के अंदर भी करेंगे, और बाकी जो स्टेट्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करती हैं वो भी अपने अपने स्टेट में इसका मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाएंगे। लेकिन हमारे ये जो स्टैंडर्ड बन रहा है, स्टैंडर्ड में हम ये बता सकते हैं, हमारा जो दायरा है वो लिमिटेड है, हम मैकेनिज्म नहीं बना सकते इसके अंदर, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये मैंडेटरी है, ये शुड होना चाहिए और ये मे होना चाहिए। वो हम क्लैरिटी पूरी दे देंगे। इसके बाद जो सरकारें हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर निर्णय करें कि जी क्या होना चाहिए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और फाइन कैसे होने चाहिए। फाइन भी डिसाइडेड है। तो अब हमें लगता ये है कि जो स्टेट में SCPDs हैं और केंद्र में CCPD है, और इसके अलावा जितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ हैं या और अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास ये पावर है कि वो बिल्डिंग प्लान्स को सैंक्शन करते हैं। केंद्रीय कानून है जैसे रेरा, जो जितनी बड़े लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन होती है हाउसिंग की या बाकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, क्या उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि आप इनको इंश्योर करें कि डिज़ाइन लेवल पर ही ये इंश्योर हो जाए, और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो एक्सपर्ट्स हों वो जाकर वहाँ पर उसको इंश्योर करें, और यदि नहीं हो तो बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए। उस स्तर तक का जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा तब तक हमें लगता है ये चलता रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता आज की तारीख में ये है कि हर रोज जिस तरीके का मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे सिटीज बन रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है पूरे देश में, छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े बड़े शहरों में, यदि हम इसको अभी हम इन्फोर्स नहीं कर पाए तो बहुत देर हो जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि जब बनता है तो उसकी उम्र कोई 5 साल नहीं होती है, उसकी उम्र 50 साल से 75 साल होती है, कम से कम 30 साल तो होती है, 25-30 साल। यदि हम ये मान के चलें कि बहुत सिंपल सा है तो 25-30 साल में तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। 2047 तो ये आया, बहुत दूर नहीं है, और हमें तब तक यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं हमारे पास। आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है कि भाई आपका काम क्या है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि स्टैंडर्ड के साथ साथ सारा कुछ आपने ही करना है। जैसे मैंने कमेटी बनाने की बात की, तो ये आपने बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है लिसनर्स के लिए कि आपका अभी का काम है कि स्टैंडर्ड्स बनाने का, कि किस तरह के होने चाहिए, उसमें क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, क्या जैसे आपने एक्सेसिबल टॉयलेट क्या किस तरह का होना चाहिए, डोर्स कैसे होने चाहिए, रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। आपने बोला पॉलिटिकल विल, और आपने दो तीन बार ये भी कहा कि सेंटर की में आपको पूरी तरह से विल दिखती है। डिपार्टमेंट का क्या मूड है? और पॉलिटिकल, सिर्फ इस ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो आज से तो काम कर नहीं रहे, दशकों से काम कर रहे हो। तो पॉलिटिकल विल में बदलाव आया क्या? देखिए, पॉलिटिकल विल तो हम पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं। 2014-15 के बाद जब ये हम तो इस एक्ट के से ही एक्ट को इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने करीब 10 साल तक जद्दोजहद की है। 2006 में यूएनसीआरपीडी साइन करने के बाद इट टुक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो ये सरकार आने के बाद ही ये एक्ट आया, नहीं तो ये तो ठंडे बस्ते में कितने दिन से पड़ा था, और कितने ड्राफ्ट आए और वो चले गए, फिर आए फिर चले गए। सो फाइनली वी हैड दिस लॉ इन 2016। तो विल तो शुरू से दिख रही है, और एक्ट के आने से पहले ही एक्सेसिबिलिटी कैंपेन लॉन्च किया गया, तो वो भी एक विल सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी दिखी। और उस जिस तरह के हम आज देख रहे हैं, जो काम एनजीओज करते थे या एक्टिविस्ट करते थे, वो अचानक हमने देखा कि वो हमारा जो प्लैंक था वो खाली हो गया, वो सारा काम सरकार ने उठा लिया अपने कंधे पे। एंड वी वर सडनली फीलिंग कि हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो लेकिन देखा कि ये काम जो है वो एक के बस की बात नहीं है, इसको सरकार को भी लगना पड़ेगा, हम सबको भी लगना पड़ेगा, एक्टिविस्ट को भी लगना पड़ेगा। और एक एक्टिविस्ट की एक पिटीशन के माध्यम से ही आज जो काम और आगे बढ़ा है वो भी एक्टिविस्ट के कारण ही हो रहा है। सरकार भी कर रही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो एक्टिविस्ट जो हैं हमारे इस फील्ड के, या जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी जानते हैं दे आर वल्नरेबल। वो अपनी दैनिक दुविधाओं में इतने परेशान हैं, इतने व्यस्त हैं कि उनकी नौकरियां हैं, उनको फाइनेंस है, उनको और बाकी चीज़ें, रिहेबिलिटेशन है, एजुकेशन है, उन सब चीज़ों में वो इतना उलझे रहते हैं कि एक्टिविज्म का मौका उतना नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो थोड़ा सा वो बार्गेनिंग पावर जैसी नहीं होती है। तो ऐसे में कभी कभी स्वाभाविक है कि एजेंसीज की प्रायोरिटीज कभी कभी थोड़ी सी दूसरी बढ़ जाती हैं, ये शिथिल हो जाती हैं इसके प्रति। तो इस तरह का एक कोर्ट का एक आदेश आ जाने से फिर से सब में एक जागरूकता आ गई है, सब में एक जिम्मेवारी का एहसास आ गया है। उनको लग रहा है कि नहीं, कोई तो देख रहा है। और अधिकारी जब बदलते हैं मिनिस्ट्रीज में, तो बहुत बार एक अधिकारी होता है या एक होती है, तो बहुत तेजी से काम होता है। हम ये देखते हैं, हमारे जीवन में हमने देखा है, दूसरा अधिकारी आने के बाद वो शिथिल हो जाता है, फिर तीसरा आता है तो हो सकता है वो और तेजी से बढ़ता है। तो ये इंडिविजुअल लीडरशिप की जो डायनामिज्म है उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। और उसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं। कानून नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल का है। आर यू हैप्पी the way department is leading this process? See, currently I'm happy and satisfied, बट हमें ये देखना है कि डिपार्टमेंट जो है बाकी मिनिस्ट्रीज के प्रेशर में ना आ जाए, क्योंकि मुझे एक और डर है, और वो डर मैं आपको आज खुले रूप में बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक्सेसिबिलिटी, कोई भी जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो, तो हमको उस कंफर्ट की बड़ी आदत लग जाती है। और उसमें यदि कोई हमें चेंज करता है, तो बेसिकली ह्यूमंस और सिस्टम्स रेजिस्ट चेंज। तो जब चेंज मतलब ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो एक चेंज जब आता है तो उसका एक शुरू में थोड़ा सा क्योंकि लोगों को एक फियर ऑफ अननोन भी होता है, अरे कैसे करना है, क्या करना है, हमें नहीं पता है, और गलती हो गई तो अरे, और हमने तो सीखा ही नहीं है, हम इतने सालों से यही करते आए हैं, ऐसी बिल्डिंग बनती है, इसी तरह से रैंप जाती है, इसी तरीके से इतना ही बड़ा टॉयलेट का डोर होता है। सो वो एक पुराने समय से जो लोग चले आ रहे हैं, उनको बदलाव में ढालना और उनको कहना कि नहीं भी दिस इज द न्यू नॉर्म, तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है। और आई थिंक वही एक चैलेंज है जिसको हमको थोड़ा सा सभी को मिल के मीट करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि भाई दिस इज द न्यू नॉर्म, सभी बिल्डिंग इस तरीके से ही बनेगी, आप इनमें एग्जम्पशन मत लीजिए। तो टिपिकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, या जो आई वोंट कॉल इट गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन जो जिनको करना है इसको, वहां पर थोड़ी सी हमें शिथिलता दिखती है, जानकारी के अभाव की वजह से, या उनको लगता है कि शायद इसमें पैसा बहुत लगेगा, बजट या फंड नहीं है, या कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर्स या इस तरह के बिल्डर्स नहीं है, या आर्किटेक्ट्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है। सो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हम
यदि उन सब कारणों को आइडेंटिफाई करके एक एक को एड्रेस करें तो ये काम कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। मैंने बताया बिल्कुल, ये हम आपने जो पहले भी बताया। मिसाइलें बना सकते हैं, हम्म। मिसाइलें बना सकते हैं, तो ये बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाना कोई बड़ी टेढ़ी खीर थोड़ा है। अच्छा, एक इसमें किया चैलेंज जा और सकता है सुभाष सर। जैसा कि आपने शो की बिगिनिंग में कहा कि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप हो, आपके साथ जितने भी साथियों का आपने नाम लिया, सारे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। आप लोग आपस में समन्वय बना पा रहे हो, वो कितना बड़ा चैलेंज है? है। ओके, नहीं वो चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि समन्वय इसलिए आसानी से बन पा रहा है, कम से कम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में समन्वय बहुत अच्छा है, क्योंकि सब एक कॉमन सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं और सबकी जो समझ है वो ये बताती है कि यही रिक्वायरमेंट है और ये इससे कम मैंडेट में काम नहीं हो सकता। हम एक छोटा सा उदाहरण दूं तो हमें सबको पता है कि भाई 3 स्टेप मुझे जाना है तो 1:12 का जो ग्रेडियंट है ये मेरा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्टीप नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा स्टीप होगा तो व्हीलचेयर पीछे गिर जाएगी, चोट लगने के चांसेस हैं। ये हम सबके दिमाग में ये बहुत क्लियर है। तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को जानते हैं, तो समन्वय का कोई इशू है ही नहीं। स्टैंडर्ड्स मेकिंग में समन्वय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हाँ, मेजर चैलेंज है वो है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको करेक्ट। इंश्योर कैसे करना है कि हर एक म्यूनिसपैलिटी में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो ये इंश्योर करे कि जी इसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मैं दिल्ली का एक एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर जो साहिबा हैं और जो उनका जो पूरा जो अमला है वो कमिटेड है इसके लिए, प्रधानमंत्री जी के इस उद्देश्य के लिए दे आर वेरी कमिटेड। और उन्होंने कमिटमेंट कई बार शो भी करी है और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हर राज्य को करना, मैं तरीका बता सकता हूँ एज एन एक्सपर्ट, आई कैन एज अ पर्सन हु हैज वर्कड ऑन स्ट्रैटेजीज एंड डेवलप्ड स्ट्रैटेजीज, तो मैं ये बता सकता हूँ कि हर राज्य को करना क्या पड़ेगा। देखिए, एक तो है नई बिल्डिंग्स के लिए, वो सबसे पहला काम है। कोर्ट ने भी कहा था कि, और हमारे जो कंप्लायंस का जो ये हमारा स्टैंडर्ड है इसके अंदर भी हमने बहुत क्लियरली लिखा है कि ये जो नए स्टैंडर्ड हैं ये सारी नई कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहला तो हमने लिखा सारी नई कंस्ट्रक्शन पर लागू होंगे। दूसरा, जितने ओल्ड बिल्डिंग्स की एक्सटेंशंस हैं, एनेक्स बिल्डिंग बना रहे हैं आप, कुछ और बना रहे हैं, उसके अंदर भी लागू होगा। कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये लागू होगा। और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग पर भी लागू होगा। इसका मतलब आप कुछ भी नया बना रहे हैं या नए को तोड़कर फिर से बना रहे हैं या थोड़ा सा उसमें रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको हर ऐसे मौके को एक्सप्लोर करना है कि इस दौरान कैसे मैं एक्सेसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लूँ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी तो अब मैं चेंज तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं करूँगा। तो हर मॉडिफिकेशन या हर ऑल्ट्रेशन के समय में दिस इज द अपॉर्चुन टाइम कि हम एक्सेसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लें। और इसके अलावा हमने इसमें इंसिस्ट ये किया है कि किस किस तरह की टाइपोलॉजी में लागू होगा। अभी तक करते थे कि सरकारी बिल्डिंग में लागू होगा बस, और हाउसिंग में लागू नहीं होगा, सरकारी जो ऑफिस है वहाँ लागू होगा। ये क्लैरिटी इस लॉ में, इस वर्तमान लॉ में, रूल में भी बहुत क्लैरिटी आ गई है कि पब्लिक बिल्डिंग का मतलब केवल वो बिल्डिंग नहीं है जो सरकारी है, बल्कि पब्लिक बिल्डिंग इज बाय यूज। यदि पब्लिक एट लार्ज उसको यूज करती है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे कुछ और टाइप की बिल्डिंग है, उस सब पे लागू होगा। तो हमने इसमें बिल्डिंग टाइपोलॉजीज को भी डिफाइन किया है बहुत क्लियरली कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, सारे रेजिडेंशियल और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ बिल्डिंग्स, चाहे वो सिंगल स्टोरी हो चाहे मल्टी स्टोरी हो। अभी तक क्या होता था कि 3 मंजिल तक, कोई 4 मंजिल तक सरकारी बिल्डिंग बन रही है डीडीए की या किसी और अथॉरिटी की, तो वहाँ लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, वहाँ केवल सीढ़ियों से काम चलेगा। लेकिन इसके आने के बाद कोई भी बिल्डिंग जो बिल्डिंग है, चाहे इवन रेजिडेंशियल हो, ये वो यदि एक ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है तो उसके अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी देनी ही पड़ेगी। ग्राउंड फ्लोर पर तो देनी है, लेकिन उसके ऊपर भी बन रही है, एक मंजिल भी ऊपर है, यू हैव टू गिव अ लिफ्ट और यू हैव टू गिव अल्टरनेटिव एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशन। इसके अलावा ग्राउंड प्लस फ्लोर बिल्डिंग है, वहाँ भी आपको बाय लिफ्ट और रैंप आपको करना ही है। कमर्शियल बिल्डिंग जितनी भी हैं आपके, राइट फ्रॉम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, बैंक्स, एटीएम, रेस्टोरेंट, कैफे, शोरूम, इस तरह के जितने भी हैं उन सबके अंदर करनी है। हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग, जितने होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, लॉजेस होते हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, इन सब में करना है। हम धर्मशाला तक लेके जा रहे हैं इसमें। धर्मशाला हॉस्टल्स भी जो टूरिस्ट यूज करते हैं, ट्रेवलर्स यूज करते हैं, कन्वेंशन सेंटर्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट की जो जगह है वहाँ भी एडवेंचर पार्क्स नए नए बन रहे हैं, थीम पार्क्स बन रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, थिएटर्स नए नए आ रहे हैं, सिनेमा हॉल्स नए आ रहे हैं, लेजर के स्पेसेस नए नए आ रहे हैं। आजकल तो गेमिंग आर्केड्स हो रहे हैं, डांस हॉल में रेगुलरली लोग जाते हैं, नाइट क्लब्स में जाते हैं, वहाँ ये एग्जीबिशन हॉल्स हैं, क्यों नहीं ये एक्सेसिबल हो सकते? तो ये भी इसमें एंटरटेनमेंट प्लेसेस भी इसमें शामिल है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग शामिल है, सेमी पब्लिक बिल्डिंग शामिल है,
जुडिशियल एंड लीगल बिल्डिंग शामिल है, जिसमें सारे कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स और कोर्ट प्रेमिसेस, रिकॉर्ड रूम से लेके जहाँ जहाँ एक लॉयर जाता है वो सब चीज़ों को हमने, इवन कस्टोडियल होल्डिंग एरियाज भी जहाँ पर कोर्ट प्रेमिसेस में कस्टडी में रखते हैं किसी को, वो सभी जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए। एजुकेशन बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग्स की अपने, स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज जहाँ पर सेंचुरीज बनाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, या नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में जू हैं, एक्वेरियम्स हैं, इन सब के अंदर भी एक्सेसिबिलिटी होगी अब इसके आने के बाद। स्पेशल डेवलपमेंट जोन बन रही है, हेरिटेज कंजर्वेशन एरियाज बन रहे हैं, तो इन सब में टिकेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, हेरिटेज जोन्स हैं, हेरिटेज विलेजेस हैं, इन सब में it is mandatory now. After this rule, this will become mandatory in all these areas. So housing भी नहीं बची है. I mean that to be very very specific. Or this will be applicable to all. ये कब तक नोटिफाई हो जाए? क्या हम माने कि सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी, क्योंकि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में भी डिटेल फाइल करनी है? उम्मीद है जो एक्सटेंशन ली जा सकती है? देखिए, मैं आपको एक एक्टिविस्ट के रूप में बताऊं तो मुझे लगता है कि सरकार को सारी कंसल्टेशंस समाप्त करके सितंबर से पहले इसको नोटिफाई कर देना चाहिए, या एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख तो देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का अभी तक हमें जो मिला है, इसका टेम्पो देखने को मिला है, उसके हिसाब से मार्च में हमें कुछ करना चाहिए था, लेकिन मार्च से और हमें डेट लेनी पड़ी। और क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें वाइड लेवल पे कंसल्टेशन जरूरी है, बिकॉज इसमें ये मान लीजिए नॉन कंप्लायंस होता है तो कल को फाइन्स भी तो मिनिस्ट्रीज के ऊपर लगेगा ना, फाइन्स भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर लगेगा। और जिस तरह से हमारी देश सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा सरकार के आने के बाद हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस सब की वजह से बहुत सारे क्रिमिनल जो कंपोनेंट्स थे लॉज के, उनको कम किया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज को कम किया है, पेनल्टीज और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर लॉज थे जिनसे बिजनेस को रन करने में दिक्कत होती है, उनको भी काफ़ी रिड्यूस किया है। बट हमारा फियर है कि उसके चक्कर में कभी कभी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी विच इज़ ऑलमोस्ट राइट टू लाइफ, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और इसका एक भय लगता है कि क्या बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये भय की मैं पहले बात कर रहा था, मैं उसको फिर से थोड़ा अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो चेंज से घबराते हैं या नई चीज़ अपने, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस की फियर ऑफ अननोन है, जानकारी का अभाव है, या अन्य चीज़ें हो सकती हैं, इंटरेस्ट का अभाव है, जानकारी का अभाव है, या पैसे की कमी है, या सिंपली कोई एक्सपर्ट नहीं है इसको लीड करने के लिए, उसकी वजह से वो अक्सर देखते हैं, और उनके अनुभव भी हैं, एक्सेसिबिलिटी को लेकर अनुभव भी हैं, काफ़ी लिटिगेशन भी हुए हैं, तो वो उनके लिए वो इसको देखते हैं एक ऐसे मौके के रूप में जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के कुछ रिक्वायरमेंट्स को जो मैंडेट हैं उनको क्या हम कम कर सकते हैं, क्या हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये एक भय है मेरे मन में भी, हालांकि हम एज एक्टिविस्ट या एक एज पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर विल नॉट बाउ डाउन, क्योंकि जो है ये तो लोगों को ट्रस्ट है आपके ऊपर, यस, उसको हम नहीं वो वहां से किसी भी मायने में उससे नीचे नहीं जाएंगे। पर मूल सवाल फिर रह गया मेरा कि सितंबर में आ सकती है या टाइम लगेगा? अभी मैंने आपको भय बताया है, और जो अभी तक का टेम्पो देखा है उससे मुझे लगता है कि एक ड्राफ्ट फाइनल शेप में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। नोटिफिकेशन हो जाए तो बल्ले बल्ले। मेरी तो प्रार्थना यही है कि सरकार और हमारे जो डिपार्टमेंट है वो ऐसे काफ़ी एक्टिव है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हमारे पास बहुत एबल सेक्रेटरी साहब हैं हु इज़ लीडिंग फ्रॉम फ्रंट बोथ एज सेक्रेटरी एज वेल एज सीसीपीडी, तो काफ़ी बदलाव उन्होंने लाए हैं। तो मुझे लगता है उनके उस टेम्पो के हिसाब से तो हो जाना चाहिए। मेरा होप तो ये है कि हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो लेमैन है उसको कितनी होप रखनी चाहिए इससे, उसके लिए क्या बदलेगा? मैं डिसेबिलिटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और जब एक्सेसिबिलिटी की हम बार बार आप भय की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर इसके ऊपर लोगों ने पहले पढ़ा होता, जब हमारे एजुकेशन का पार्ट होता, तो एक्सेसिबिलिटी अगेन अब हम बाहर जगह कहते हैं कि ये सबको बेनिफिट करने वाली है। आज शायद किसी को इसकी जरूरत ना पड़े, हो सकता है अगले दिन पड़ जाए या 10 साल बाद पड़ जाए, उनकी फैमिली मेंबर को पड़ जाए, तो इसके ऊपर तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर देश को हमने इंक्लूसिव बनाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो जैसे आपने भी जिक्र किया उसका, तो शायद धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी। पर लेमैन को इन स्टैंडर्ड से क्या बेनिफिट होने वाला है डिसेबिलिटी सेक्टर में? ओके, तो देखो मेरा पहला आह्वान तो यह है कि आप लेमैन ना रहिए, आप डिसेबिलिटी सेक्टर में हैं,
एक एक एक्टिव व्यक्ति हैं जो इस, आप होपफुल ना रहिए, मुझे लगता है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि होप से यदि आप बैठे रहेंगे, केवल आशा करेंगे कि कुछ हो जाएगा, और कुछ हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं केवल वो, और कुछ सीनियर अधिकारी जो हैं वो इसको हमारी नैया के खेवनहार हैं और उसको हम पार लगा देंगे, तो वो मुझे लगता है वैसा नहीं चलेगा। हर एक स्टेक होल्डर को एक्टिव होना पड़ेगा, हर एक स्टेक होल्डर को जागरूक होकर जहां गलत हो रहा है उसको ध्यान में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक अथॉरिटी के पास इतने वेयर विदल्स नहीं है। एक सीसीबीडी ऑफिस के पास कितने ऑफिस में बंदे बैठते हैं, 8 10 20, देश बहुत बड़ा है, एक एससीबीडी ऑफिस में कितने लोग बैठते हैं, तो हम सभी को उनकी एक्सटेंशन बनना पड़ेगा। हम हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, मैं तो आपको खुला आह्वान ये देता हूं कि प्लीज़ आप नेशनल बिल्डिंग कोड के जो हमारे कैप्सूल कोर्स होते हैं उसमें 40 की कम से कम इनटेक होती है, उसमें 40 तक लोग पहुंचते नहीं हैं, वो 25 30 तक रहते हैं, हमेशा 10 15 की सीट खाली रहती है। ये बहुत कम पैसे में वहाँ पर फ्री में लगभग फ्री में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 दिन का कैप्सूल कोर्स होता है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं कई सारे ब्लाइंड हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं वहाँ लेकर गया हूँ, और बाकी जो प्रोफेसर्स हैं या जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको मैंने वहाँ इन्वाइट किया, और वो दे अंडरगो दैट ट्रेनिंग। मैं तो कहूँगा जितने भी लोग अपने आप को लेमैन समझते हैं, प्लीज़ अपना ये लेमैन वाला चोगा हटाइए, यू बिकम स्मार्ट, बिकम नॉलेजेबल। अपनी इस जानकारी का अभाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जानकारी का जहाँ अभाव है, जहाँ सूरज की लाइट नहीं जाती है वहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ सनलाइट जाती है वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ गंदगी नहीं होती है। मेरा ये मानना है, नॉलेज का जो, ज्ञान का जो सूर्य है या प्रकाश है, वो सबकी जीवन में कम से कम एक्सेसिबिलिटी का ज्ञान का प्रकाश तो अपने जीवन में लाइए। आप इन ट्रेनिंग को अटेंड करें, ऑनलाइन भी हम करा सकते हैं, प्लीज रीच आउट टू अस, वी कैन ऑर्गेनाइज दिस। आप सब एबल बनिए और इन्वोक कीजिए जहां जहां भी हैं, जिस भी बैंक में है, आप बैंक में एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो बैंक, आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप इनिशिएट कीजिए। आप किसी गांव में है, वहां नहीं है तो वहां से कीजिए। तो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो ग्रुप है, यदि ये ही अपनी अपनी जगह से थोड़ी अपनी बुलंदी उठा लें, अपने झंडे उठा लें और अपनी नॉलेज को थोड़ा अच्छा कर लें और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही इसको बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें, तो मुझे लगता है कि सरकार का काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि सरकार को भी हाथ चाहिए जो मदद के हाथ उठें। ऐसा नहीं कि केवल मांगने वाले ही लोग यदि रहेंगे तो सरकार भी फिर कितना देगी। यदि आप एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स बनते हैं तो मुझे लगता है मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऑडिटर्स की कितनी कमी है इस देश में, एक्सपर्ट लोगों की कितनी कमी है, लिव्ड एक्सपीरियंस कितना काम आता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, उसकी कितनी कमी है, क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं, क्या हम फिल इन कर सकते हैं। सो आई भी फील कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और उनके फैमिली मेंबर्स और उनके साथ काम करने वाले एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स, उनके अटेंडेंट्स या उनके साथ प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं या इस विषय में निष्णात हैं, इन सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आई हैव टेकन सेवरल PILs, आई हैव फाइल्ड सेवरल पिटिशंस, आई हैव डन लॉट ऑफ ऑडिट्स, लेकिन ये सब काम मुझ तक या कुछ लोगों तक सीमित न रह के इट शुड बिकम अ मूवमेंट। पर एक बार वो शुरू हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एक्सेसिबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि सरकार कमिटेड है, फंड्स का कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महंगी वाली चीज़ खरीदें। आप सस्ती वाली चीज़ से भी बना, जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी वाली टाइल से ही रैंप बन सकती है या फर्श लग सकता है या स्टील के हैंडल से ही एक रैंप बनेगी। हम लोकल मटेरियल से भी बनाई जा सकती हैं। उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्टैंडर्ड से मीट करे और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करे। बिल्कुल। ऐसा मूवमेंट यदि चलाएंगे तो आई डोंट फील दैट किसी को होप, मतलब किसी को किसी और की आशा पे निर्भर रहने की जरूरत है। वेल सेड सर, आई थिंक एब्सोल्युटली। और ये कोर्सेज तो करने ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ऑडिटर बनना है इसीलिए करें, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए भी इन चीज़ों को करना ही चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम आपसे अलग से बात करेंगे कि कैसे लोग एनरोल कर सकते हैं, और अपनी सोशल मीडिया पे भी उसको हाईलाइट करेंगे। सर, कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा इस ड्राफ्ट के बारे में, जैसे एक्सरसाइज के बारे में? हाँ, कुछ चीज़ें हैं इस ड्राफ्ट में, कुछ चीज़ें हमने जो मैंडेटरी बनाई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कुछ और जो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक सब लोग एक्सेसिबिलिटी का मतलब समझते थे कि रैंप और एक टॉयलेट और टेक्टाइल TGSI लगा दो और कहीं कहीं ब्रेल साइनेज लगा दो, बट इसके अलावा वी हैड नॉट थॉट ऑफ मच। लेकिन इस बार जब लिस्ट सामने आएगी और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सामने आएंगी, तो जब उनको लगेगा अरे नहीं, लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, लाइटिंग इससे कम होगी तो एक्सेसिबल नहीं माना जाएगा, और हाइट, लोकेशन ऑफ कंट्रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा
हर चीज एक साइनेज, एक अच्छा साइनेज क्या हो सकता है जिसमें ग्राफिकल भी है, विजुअल भी है, ओरिएंटेशन और इंफॉर्मेशन भी है, टैक्टाइल भी है। तो इस तरह की नई नई चीजें जो है मैंडेटरी जो हुई हैं, हालांकि ये सब थी, लेकिन जिस तरह से उनको हाईलाइट किया गया है, और तो और हम अकाउस्टिक्स, हियरिंग एनहांसमेंट सिस्टम्स वगैरह को काफ़ी उसको हाईलाइट किया गया है। बेसिक यदि आप देखें तो हम ओवरऑल ये कह रहे हैं कि कुछ भी साइनेज यदि आप देते हैं तो आप इसको कम से कम 2 सेंसेस और मोर, 2 सेंसेस एंड मोर में दीजिए। मतलब कोई चीज़ को आप केवल मुंह से बोल रहे हैं या वर्बल है, आप उसको टेक्टाइल प्लस ऑडिबल प्लस विजुअल करिए। तो 3 उसमें करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक रीच होगी। यूनिवर्सल साइनेज और यूनिवर्सल डिज़ाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स के माध्यम से। और 1 2 3 और चीज़ें जो नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं वो है, एक है सर्विस एनिमल रिलीविंग एरियाज एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन एंड मॉल्स। ये अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, केवल सिविल एविएशन में तो था, सिविल एविएशन के कानून में जो रूल्स हैं हमारे, लेकिन अभी बाकी मॉल्स पर, एयरपोर्ट्स पर, इन सब में सर्विस एनिमल्स रिलीविंग एरियाज का भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाला गया है। तो इसका मतलब हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे ब्लाइंड फ्रेंड्स या बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स या ऐसा गाइड डॉग लेके चलेंगे। ऐसा मैं देख रहा हूँ, एक PIL भी पड़ी हुई है हाई कोर्ट में। सो इसके अलावा चेंजिंग प्लेसेस टॉयलेट एक नया कॉन्सेप्ट इस बार मैंडेटरी बनाया गया है। इसका मतलब है ये उन लोगों की नीड को मीट करेगा जो अडल्ट हैं, डायपर इनकी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं उसकी वजह से, लेकिन वो लोग भी इस बड़े टॉयलेट में अपना डायपर चेंज कर सकते हैं। दे कैन क्लीन देमसेल्व्स और घर से बाहर निकलकर फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। आई थिंक आज हमारे पास समय उतना नहीं है, लेकिन मैनी सच थिंग्स, न्यूअर थिंग्स दैट हैव कम। और वो अब जैसे छोटा सा एग्जांपल बताऊं, स्लिप रेजिस्टेंस। स्लिप रेजिस्टेंस का मतलब क्या, या डिसेबल फ्रेंडली होने का मतलब क्या, इसको हमने इसमें क्वांटिफाई कर दिया है कि स्लिप रेजिस्टेंस का मतलब है कि जी मेरी जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ये इन सरफेस पर कैसे मेजर करूंगा मैं, कौन से इंडियन स्टैंडर्ड से मेजर करूंगा, और वो मेरी फ्लैट वॉकिंग सरफेस पे और ड्राई कंडीशन में वो ये फ्रिक्शन लेवल कितना होना चाहिए, फ्लैट वॉकिंग सरफेस यदि वेट कंडीशन है, पानी गिरा हुआ है, तो वो कितना होना चाहिए, सीढ़ियों पर, फ्लोर पर, लिफ्ट या लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे कितना होना चाहिए, रैंप और ऐसे इंक्लाइन सर्फेसेस होते हैं उस पर कितना होना चाहिए। ये सारी डिटेलिंग इतनी आ गई है कि अब कोई बच नहीं पाएगा। मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमने हाँ जी बना दिया और टाइल फिसलने वाली लगा दी और दे कांट एस्केप नाउ। फिसलने वाली टाइल मतलब इनएक्सेसिबल, और उसका अब जो ऑडिटर जाएगा ना वो नापेगा उसके स्लिप कितना, स्लिप उसका रेजिस्टेंस कितना है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्कॉफ कितना है, वो मेजर होगा और उसके बेसिस पे भी चीज़ें होंगी। तो ये अभी टेक्निकल काफ़ी गए हैं, तो मुझे लगता है वी आर गोइंग टू सी सम वेरी गुड रिजल्ट्स, और आई होप फॉर अ वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। मेरे प्लेजर इज entirely mine, एंड मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक होना चाहिए, और यदि सब जागरूक होंगे तो हमारे ये जो जिम्मेवारी है खाली कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। आप सब हमारे एक्शनेड हैंड बन जाएंगे और ये मूवमेंट बन जाएगा। बिल्कुल। तो लिसनर्स, बात की आज हमने सुभाष सर से, जो के फाउंडेशन के डायरेक्टर और को फाउंडर हैं, जिन्होंने हमें नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया बिल्ट इन्वायरमेंट में। होप आपको ये शो बहुत पसंद आएगा, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, और जो इस शो में आपको बताया गया है कि आप कैप्सूल कोर्सेज कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ें, अपने आप को जागरूक करें और अपनी कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। आइए जुड़िए पर्पल मूवमेंट से गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा उत्सव, जहां होगा समावेश, सशक्तिकरण और उत्सव का संगम। चाहे आप विकलांग हो, NGO संगठन या बदलाव के साथी, ये मंच है आपके लिए। तो पहुँचे गोवा 9 से 12 अक्टूबर को, और आज ही रजिस्टर करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की ऐप पर। सर्च करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। समावेश का जश्न हर दिल के साथ। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन
इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है, बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/LEinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान।